अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 3, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको लेक्चर की समझ आ गई है। और साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इनटू इफेक्टिव कोऑपरेशन टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। यानी कि हम ग्रुप कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, कोई भी जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कोई भी मकसद है, उसको हम ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। एल एच हेनी क्या कहते हैं? एल एच हेनी कहते हैं इट इज़ मोर और लेस इंडिपेंडेंट कम्प्लेक्स ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ को कहेंगे जहाँ पे आपकी लैंड भी है, लेबर यानी मजदूर काम कर रहे हैं, एंड कैपिटल आप सरमाया भी लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, और कोई प्रोडक्टिव पर्पस है उसकी। स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप क्या है? अब स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं जिस तरह से बिजनेस किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और ये असल में यही हेडिंग्स जो हैं ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? ऐसा बिजनेस जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बॉस होता है। ठीक है। एक ही बंदा है जो ऑनर है, तो उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अकॉर्डिंग टू DWT स्टैफर्ड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में से इसके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। यही पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है बिजनेस की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। या एक आदमी जिसमें काम कर रहा होता है, एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा होता है इसका कैपिटल, तो वो भी हम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन मैन। एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके डिफरेंट फ़ायदे ये हैं कि इजी फॉर्मेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी सारी चीज़ें एक ही इंसान के कंट्रोल में है। ठीक है। ऑनरशिप सिर्फ एक के पास है, प्रॉफिट भी उसी एक को ही जा रहा होता है। ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस। पार्टनरशिप क्या है? लोगों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता हुआ है, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो कि रजामंद होते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को शेयर करें। ठीक है। पार्टनरशिप मींस अ लॉफुल बिजनेस ऑन बाय टू और मोर पर्सनस। अब इसमें जो पार्टनरशिप है उसमें ऑनर्स कितने आ जाते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बिजनेस का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास क्या आती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो क्या होती है कि एक एसोसिएशन है, डिफरेंट लोगों से बनी हुई होती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ठीक है। इसके बारे में हमारा पूरा आगे लेक्चर है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होती है, यानी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। देन आ जाती है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कॉपरेशन क्या है हमारे पास? कॉपरेशन इज़ एन एक्शन ऑफ पर्सनस वॉलंटरली यूनाइटेड फॉर यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकली देयर ऑन फोर्सेस। यानी कॉपरेशन एक ऐसे एक्शन को कहते हैं जो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। या अपनी कोई फोर्स है, कोई सर्विस है, उसको शेयर कर रहे होंगे। क्यों शेयर कर रहे होंगे? उनका कोई कॉमन प्रॉफिट होगा या कॉमन लॉस होगा, इसलिए। 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया जाता है। कम्बिनेशन कहते हैं कि दो या एक दो फर्म्स हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एसोसिएट कर जाती हैं। ठीक है। कम्बिनेशन इज़ द एसोसिएशन टेम्परेरी और परमानेंट ऑफ टू और मोर फर्म्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? कुछ पॉइंट्स में हमें बताया हुआ है। सिंपल से पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लें, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। नंबर 1 पे हमें बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 पे डिस्ट्रीब्यूशन कि अनदर बेनिफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज एंड ग्रेडिंग। ठीक है। किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक ली जाती है। ठीक है। An organization make possible to take decisions
उसी फीडबैक पे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस ले रही होती है। फाइनेंस मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है और उसके लिए उसको फाइनेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मिनिमम कॉस्ट, सारे बिजनेस की ये ही चाहत होती है कि मिनिमम कॉस्ट हो जो उनकी प्रोडक्ट के लिए हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट इन द बिजनेस, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज, सारे बिजनेसेस यही चाहते हैं कि मिनिमम वेस्टेज हो, जो रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम ज़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उससे प्रॉफिट हासिल कर सकें। प्रोडक्ट ग्रोथ, क्विक डिसीजन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट ईजी टू टेक क्विक डिसीजन। इसी तरह से ये डिफरेंट लिखी हुई हैं, ये इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो काफ़ी होंगी आप लोगों के लिए। प्री रिक्विजिट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस से पहले क्या करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है। फॉलोइंग आर द मेन प्री रिक्विजिट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। नंबर वन, सिलेक्शन, सिलेक्शन करनी चाहिए। किस चीज़ की सिलेक्शन करनी चाहिए? द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज इट्स सिलेक्शन, कि आपने बिज़नेस कौन सा स्टार्ट करना है, उस बिज़नेस में कितना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो सारा आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर यानी सारा डाटा लिखा हुआ होता है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आया कि स्टार्ट करना चाहिए नहीं स्टार्ट करना चाहिए। नेचर ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की नेचर क्या होगी, क्या बिज़नेस होगा। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है। साइज़ ऑफ बिज़नेस, इसी तरह से आगे आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास कैपिटल कितना है। इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से भी पर सारे लें, ठीक है, ईजी हैं, समझ भी आ जाएंगे आपको, लेकिन इतने ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस करता क्या है। नंबर एक, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जी, सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। सेल्स, सेल्स में दो तरह की सेल्स आ जाती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ये भी आगे हमने टॉपिक पढ़ना है। फाइनेंस, फाइनेंस यानी कि सरमाया, फाइनेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। फाइनेंस दो तरह के होते हैं, ऑनर्स कैपिटल जो ऑनर के अपने सरमाया होता है, और बोरोड फंड्स जो वो उधार लेकर अपना बिज़नेस चला रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस आ जाते हैं, इनोवेशन आ जाती है, काउंटिंग आ जाती है जो बिज़नेस के अंदर की जा रही होती है, मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कर लें अकॉर्डिंग टू हैरी हेंसर। ये आगे हमने मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ना भी, आई थिंक लेक्चर 35 में है, शायद फाइनल टर्म में है। Marketing involves the design of the products acceptable by the consumers and the conduct of those activities which facilitate the transfer of ownership between seller and buyer. मार्केटिंग कहते हैं किसको है? मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग में ये होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही होती है ताकि उसकी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे। इसमें 4 P's आते हैं। 4 P's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ना सिर्फ ये कि ये मिड टर्म में पूछे जाते हैं, फाइनल टर्म में भी पूछे जाते हैं। 4 P's है कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक हो गया। उसके बाद रिसर्च आ जाती है। रिसर्च भी अब दो तरह की होती है। रिसर्च की क्यों जाती है? ये रिसर्च ज़्यादातर अपनी ही प्रोडक्ट्स पर बिजनेस कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। रिसर्च भी दो तरह की होती है, एक बेसिक रिसर्च होती है और एक अप्लाइड रिसर्च होती है। उसके बाद आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का ही टॉपिक है, लेकिन ये आप डिटेल में, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा वही लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता कर आई हूँ, ठीक है। इसकी जो आगे लिखी हुई है करेक्टरिस्टिक्स, असल में वही इसके एडवांटेजेस हैं कि इसके एडवांटेजेस भी क्या क्या हैं। इजीली ट्रांसफरेबल, के ये आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, के एक ही इंसान को एक्शन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन बना सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी है, फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। बाकी बिजनेस को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि सोल प्रोपराइटरशिप में एक छोटे से बिज़नेस को आराम से स्टार्ट किया जा सकता है। लीगल एंटिटी है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड लाइफ है, ठीक है इसकी। यही इसके फ़ायदे भी हैं। अ, इसके भी टोटल आप 5 कोई भी कर लें, प्रॉफिट बनता है इसमें। साइज़, द साइज़ ऑफ बिजनेस इज़ यूजली स्मॉल, काफ़ी छोटा होता है। द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कैपिटल डू नॉट अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें से भी कोई से 5 कर लें। सिर्फ नाम ही आते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस में, इस तरह से लॉन्ग में लिखने के लिए कभी भी नहीं आता।
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? नंबर 1, कंटेक्टेड विद द कस्टमर्स। एक ही बंदा है, उसको कस्टमर्स के बारे में पता होगा, तो उसकी कस्टमर्स की पसंद और नापसंद का वो ख्याल रखकर अपनी प्रोडक्ट बनाता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वर्कर्स। वर्कर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो वर्कर्स की वो परेशानी को अच्छे तरीके से समझ सकता है और उनसे अच्छे तरीके से काम ले सकता है। ईजी फॉर्मेशन बहुत ईजी होती है, क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। ईजी डिसोल्यूशन, इसी तरह डिसोल्यूशन भी ईजी हो जाती है क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, किसी दूसरे इंसान को आराम से दिया जा सकता है क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व ही नहीं होती इतनी। इंटायर प्रॉफिट, जो सारा का सारा प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोपराइटरशिप में एक लौता ऑनर जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। इंटायर कंट्रोल, एक ही बंदे का सारा कंट्रोल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जो डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोपराइटरशिप के वो क्या हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी, जो जो कॉन्टीन्यूटी होती है, जो जारी रखना होता है किसी भी बिज़नेस को, वो फिर एक ही जो है वो ऑनर है, तो उसकी हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी लाइफ पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस ज़्यादा देर नहीं चल सकता। चांसेस ऑफ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसी भी चीज़ के मौजूद ही नहीं होते। एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी, एक्सपेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि सरमाया बहुत कम होता है। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक ही बंदा है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कोई कमी रह जाती है। लैक ऑफ कैपिटल, सरमाया कम होता है, ठीक है। लैक ऑफ इनोवेशन, एक ही बंदा है, वो इस डर से कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए बिज़नेस में, तो वो कोई नए तरीके इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स भी कम होंगे, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी, एक ही बंदा है, हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, तो वो पर मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी, तो वो सारी जिम्मेदारियां जो है वो अच्छे तरीके से निभा नहीं सकता, ठीक है। मच स्ट्रेन ऑन हेल्थ, अगर बिजनेसमैन हर वक्त काम करता रहेगा तो उसकी हेल्थ अफेक्टेड होगी, तो उसकी हेल्थ नॉट ड्यूरेबल, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा क्योंकि एक ही ऑनर है और उसकी लाइफ को कभी भी ख़त्म हो सकती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आ जाता है कि पार्टनरशिप क्या है हमारे पास? सेकंड नंबर पे आ जाती है पार्टनरशिप का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पार्टनरशिप इज़ द सेकंड स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप दूसरे नंबर पे आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप क्या है कि एक बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, बाकी हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट हर एक में शेयर हो रहा होता है, ठीक है। जो भी परसेंटेज डिसाइड होती है उसके मुताबिक हो रहा होता है। पार्टनरशिप को भी आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, तो हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये ज़्यादा तरीके से वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। According to Mr. Kant, a contract of two or more competent persons to place their money, efforts, labors, and skills, some or all of them, in a lawful commerce or business, and to divide the profits and bear the losses in certain proportion। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने पैसा लगा रहे होते हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, और उसके बाद वो एग्रीड होते हैं किसी ना किसी परसेंटेज पे कि इतना परसेंट प्रॉफिट मेरा है, इतना परसेंट किसी और पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिल्कुल लीगल एंटिटी है, एग्रीमेंट होता है इसके अंदर तमाम पार्टनर्स का आपस में कि कितनी परसेंट जो है वो प्रॉफिट किसका होगा। ऑडिट, इफ़ पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट हैज़ नो लीगल एंटिटी, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया जाता तो इसकी कोई लीगल एंटिटी ही नहीं होती। एजेंट, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप में हर एक डिसीजन जो है वो दूसरे बंदे को बता कर लेना पड़ता है,
ठीक है। तो एक दूसरे के लिए एजेंट की तरह हम काम कर रहे होते हैं। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप इज़ अ टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस, आराम से जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। कोई भी पार्टनर लीव कर जाता है या मर जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है। लीगल एंटिटी, बिल्कुल लीगल एंटिटी है। If partnership is not registered, it has no legal entity. Moreover, partnership has no separate legal entity from its members and vice versa. ये भी आपको अच्छे तरीके से अगले ही लेक्चर्स में समझ आएगी। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर पार्टनरशिप की जगह एक ही बंदे के नाम पे है सारा का सारा बिज़नेस, बस आप पार्टनर हैं, साइलेंट पार्टनर हैं उस बिज़नेस में, आप बनाम पार्टनर नहीं हैं उधर, ठीक है, तो आपकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह आ जाते हैं कुछ इसके फ़ायदे। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहले है सिंप्लिसिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि बग़ैर किसी के लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिज़नेस के, उसके बग़ैर जो है वो आराम से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। सिंप्लिसिटी इन डिसोल्यूशन, जितने आराम से वो बनाई जा सकती है उतनी आराम से वो ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। सफिशिएंट कैपिटल, कैपिटल सफिशिएंट होता है क्योंकि पार्टनर ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनकी कंपनीज़ में क्योंकि काफ़ी पार्टनर्स हैं और उन्होंने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम पार्टनर्स के दरमियान सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है इस तरीके से। सीक्रेसी होती है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पब्लिश दी अकाउंट्स, यानी कि पार्टनरशिप में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंट्स के बारे में बिला वजह दूसरों को, बहरहाल पार्टनर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। टैक्स फैसिलिटी है कि हर एक पार्टनर टैक्स दे रहा होता है तो टैक्स ज़्यादा फर्म के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह इसके एब्सेंस ऑफ फ्रॉड बहुत कम होता है। कंबाइंड एबिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, ठीक है। मॉरल प्रमोशन, पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट बिजनेस फॉर सम स्मॉल इन्वेस्टर्स, इट प्रमोट्स मॉरल करेज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जो कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी बिज़नेस में, उनके लिए सबसे जो खूब बिज़नेस है ना, तो वो है पार्टनरशिप, ठीक है। इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई, आपके सारे सवालात के जवाब आपसे मिल गए हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा। और तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी हैं। शुक्रिया।